औपनिवेशिक काल के दौरान लिखे गए भारत के इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। ये झूठ फैलाया गया कि जब इस सभ्यता का अंत हुआ तब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने वेदों की रचना की। आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का प्रतिपादन है कि हमारे पास 500 ईसा पूर्व से पहले का कोई भी सही कालानुक्रमिक इतिहास नहीं है। लेकिन वास्तव में पुरातात्विक, पुरातन खगोलीय और साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित उन्नत शोध से पता चलता है कि होलोसीन से लेकर भारत का निरंतर कालानुक्रमिक इतिहास है। हम भारतीय गर्व से इसको इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द इति, ह और आस के रूप में विभाजित होता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा वस्तुतः हुआ था। वैदिक, उत्तर वैदिक ग्रंथ इतिहास और पुराण इतिहास को दर्ज करते हैं। आज इतिहास की परिभाषा वो है जो भारत में औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने बिना किसी सबूत के हमारी प्राचीनता पर संदेह किया। उससे बहुत पहले हमारे ऋषियों ने कालानुक्रमिक इतिहास और वंशावलियों को दर्ज किया ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इसे सीखने से लाभ मिल सके। आइए हम वैज्ञानिक रूप से हमारे कालानुक्रमिक इतिहास की प्राचीनता का अन्वेषण करते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि भारतीय प्रायद्वीप में मानव जाति किस समय बसी थी, लेकिन इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित टोबा ज्वालामुखी के विनाशकारी विस्फोट ने 75,000 साल पहले भारतीय भूभाग से मनुष्यों, वनस्पतियों और सभी जीवों का विनाश कर दिया था। टोबा के विनाशकारी विस्फोट ने पूरे भारत में लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी राख की परत जमा कर दी थी। कुर्नूल जिले के ज्वालापुरम के पुरातात्विक स्थल में टोबा विस्फोट की घटना से पहले और बाद में मानव निवास का प्रमाण मिलता है। संभवतः कश्मीर और हिंदू कुश पर्वत की पहाड़ियों में रहने वाले कुछ ही लोग बच पाए होंगे। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत उन बचे हुए लोगों के आवास स्थल बन गए। इस प्रकार सप्त सिंधु क्षेत्र और सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली बन गई। पुरातात्विक विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लहुरा देव झील के तट पर प्रारंभिक कृषि का समय 13,000 ईसा पूर्व से 7,300 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित किया है। खंबात की खाड़ी का ये प्राचीन शहर वास्तव में द्वारवती शहर था, जिसे 11,100 ईसा पूर्व के आसपास विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, और ये शहर 9,400 से 9,300 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र में समा गया। 10,200 ईसा पूर्व से 9,400 ईसा पूर्व तक मेल्ट वाटर पल्स 1B का समय था। इस द्वारवती शहर से प्राप्त एक प्राचीन लकड़ी के टुकड़े का समय 7,500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु में प्राचीन पूमपुहर शहर की जलमग्न संरचना 9,500 ईसा पूर्व के आसपास की है। हिसार में भिराना के पुरातात्विक स्थल को भी 7,570 ईसा पूर्व का माना गया है। पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ के कृषि स्थल 7,000 ईसा पूर्व के हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध राखी गढ़ी के कुछ अवशेष 6,500 ईसा पूर्व के हैं। पुरातत्व खगोलीय साक्ष्यों के आधार पर 14,500 ईसा पूर्व में ब्रह्मा का समय निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि 14,500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणायन धनिष्ठा नक्षत्र में था। 1,000 साल बाद ऋषि विश्वामित्र ने 13,500 ईसा पूर्व के आसपास श्रवण नक्षत्र में दक्षिणायन को देखा था, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। इस घटना को विषुव का अयन चलन या प्रीसेशन कहा जाता है। लगभग 26,000 वर्षों के चक्र में पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन के अभिविन्यास में क्रमिक बदलाव को विषुव का अयन चलन कहा जाता है, क्योंकि विषुव के साथ सूर्य की वार्षिक गति के विपरीत निर्धारित सितारों के सापेक्ष ग्रहण के साथ साथ विषुव पश्चिम की ओर बढ़ता है।
इस प्रकार विषुव या संक्रांति 960 वर्षों में पश्चिम की ओर एक नक्षत्र अर्थात 13.2 डिग्री को पार कर जाती है। वैदिक साहित्य में कई संदर्भ मृगशिरा से रोहिणी नक्षत्र में उत्तरायण के अयन चलन का संकेत देते हैं। प्रजापति दक्ष और उनकी 27 बेटियों की वैदिक कथा स्पष्ट रूप से 28 नक्षत्रों की मृगशिरादि सूची को इंगित करती है, जो 11,200 ईसा पूर्व के आसपास वैवस्वत मनवंतर की शुरुआत के साथ मेल खाती है। उत्तरायण मृगशिरा नक्षत्र में 11,200 से 10,200 ईसा पूर्व के आसपास था और रोहिणी नक्षत्र में 10,200 से 9,200 ईसा पूर्व के आसपास था। उत्तरायण 9,200 से 8,200 ईसा पूर्व के आसपास कृत्तिका नक्षत्र में था। अथर्ववेद के नक्षत्र सूत्र को 9,200 से 9,000 ईसा पूर्व के आसपास पुनः संकलित किया गया था और नक्षत्रों की सूची को कृत्तिका नक्षत्र से पुनः प्रारंभ किया गया। उत्तरायण जब कृत्तिका नक्षत्र में था तब अधिकांश संहिता, ब्राह्मण और आरण्यकों को उनके अंतिम रूप में संकलित किया गया। नक्षत्रों की सूची अश्विनी नक्षत्र से ही पुनः आरंभ होती है। जब उत्तरायण 7,200 ईसा पूर्व के आसपास अश्विनी नक्षत्र में स्थानांतरित हो गया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण इंगित करता है कि 12,000 से 11,300 ईसा पूर्व के आसपास देवता और असुरों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ, जब अभिजीत यानी वेगा एक ध्रुव तारा था। शिशुमार तारा मंडल का कश्यप तारा, जो कि ग्रामा ड्रैकोनिस है, 11,000 ईसा पूर्व के शुरू में उत्तर ध्रुव पर था। ये 8,800 से 8,700 ईसा पूर्व के आसपास भी उत्तर ध्रुव पर था। शिशुमार तारा मंडल का सिर इस दौरान उत्तर ध्रुव पर था। तमिल संगम साहित्य हमें सूचित करता है कि ऋषि अगस्त्य ने 11,250 ईसा पूर्व के आसपास पहला संगम बुलाया था। कैनोपस तारा कन्याकुमारी में रहने वाले लोगों को 11,000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार दिखाई दिया, जिन्होंने इस तारे का नाम अगस्त्य रखा। कश्मीर घाटी एक हिमरूप यानी ग्लेशियल झील थी, जिसे ऋग्वैदिक काल में सतीसर के नाम से जाना जाता था। यह हिमरूप यानी ग्लेशियल झील 12,700 से 11,500 ईसा पूर्व के आसपास मेल्ट वाटर पल्स 1 की अवधि के दौरान निर्मित हुई। वराहमूल यानी बारामूला दर्रा हिमनदों यानी ग्लेशियर्स के पिघले हुए जल को रोक रहा था। नीलमत पुराण दर्शाता है कि कश्मीर घाटी एक बड़ी झील थी, जो वैवस्वत मनवंतर के दौरान आवासीय स्थल के रूप में विकसित हुई। 11,200 ईसा पूर्व के आसपास लगातार बारिश के बाद और विशालकाय उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराव के बाद आए बड़े पैमाने पर भूकंप ने बारामूला दर्रे को खोल दिया था और सतीसर का पानी कश्मीर घाटी से बाहर निकल गया, जो मध्य, सिंध और गुजरात क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ का कारण बनी थी। यह विनाशकारी बाढ़ वैवस्वत मनु के शासन काल में आई थी। वैदिक सरस्वती नदी की उत्पत्ति बद्रीनाथ के पास प्लक्ष प्रस्रवण में हुई थी और ये पृथुदक अर्थात पिहोवा तक बहती थी। इसके बाद वैदिक नदी सरस्वती ने कुरुक्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी दिशा पकड़ी और हिसार, सांभर झील, पुष्कर और जोधपुर से प्रवाहित होते हुए कच्छ के महान रण तक बहने लगी। 11,200 ईसा पूर्व में बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण सरस्वती ने अपना मार्ग बदल लिया और कुरुक्षेत्र, सिरसा से कालीबंगा और अनूपगढ़ तक पश्चिम की ओर बहना शुरू कर दिया। सतलज, यमुना और दृष्टवती सरस्वती की प्रमुख सहायक नदियां थीं। सतलज ने लगभग 14,500 से 13,000 ईसा पूर्व अपना मार्ग बदल लिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने OSL पद्धति के आधार पर 13,000 ईसा पूर्व में सतलज नदी के पुरातात्विक मार्ग को दिनांकित किया। यमुना और दृष्टवती सरस्वती नदी की सहायक नदी बनी रहीं। वैदिक काल में यमुना की 2 धाराएं थीं,
यमुना की एक धारा पश्चिम की ओर बहती थी और सरस्वती में विलीन हो जाती थी, जबकि एक अन्य धारा पूर्व की ओर बहती थी और प्रयाग में गंगा नदी में विलीन हो जाती थी। सीमांत रूप से यमुना की Y1 पुरातात्विक धारा, जो कि सरस्वती की एक सहायक नदी थी, ने 11,200 ईसा पूर्व के आसपास अपनी दिशा बदल दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना में सरस्वती सत्र के अवभृत अनुष्ठान को सरस्वती और यमुना के विलुप्त संगम के स्मरण के लिए प्रस्तुत किया गया होगा। समुद्र शास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार लगभग 10,000 से 9,500 वर्ष पहले 500 वर्षों में समुद्र का स्तर अचानक 28 मीटर बढ़ गया था। 10,000 से 9,500 ईसा पूर्व के इस त्वरित समुद्र स्तर को मेल्ट वाटर पल्स 1B का नाम दिया गया है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि मेल्ट वाटर 1B के अंत में कैम्बे की खाड़ी में द्वारावती शहर 9,400 से 9,300 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र में समा गया था। संभवतः द्वारावती शहर के क्षेत्र को पूरी तरह से डूबने में कम से कम 1,500 साल लग गए। इस प्रकार खंबात की खाड़ी में डूबे हुए शहर के क्षेत्र में पाया गया लकड़ी का वो टुकड़ा 8,000 से 7,500 ईसा पूर्व के आसपास डूबा था। मयासुर ने कृतयुग के अंत में सूर्य सिद्धांत लिखा था, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि के दिन मेष राशि में सूर्य, चंद्रमा और सभी 5 ग्रह बड़े संयोग में थे। कंप्यूटर सिमुलेशंस निर्णायक रूप से सूर्य सिद्धांत की तिथि 22 फरवरी 6,778 ईसा पूर्व रविवार को स्थापित करते हैं। सप्ताह की अवधारणा 12 साल का जोवियन चक्र, 60 साल का चक्र, 1200 वर्षों का युग, 2700 वर्षों का सप्तर्षि चक्र 6,777 ईसा पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार हम त्रेता युग की अवधि 6,777 से 5,577 ईसा पूर्व के आसपास और द्वापर युग की अवधि 5,577 से 3,177 ईसा पूर्व के आसपास तय कर सकते हैं। ये परंपरागत रूप से दर्ज है कि राम का जन्म त्रेता युग की अंतिम शताब्दी में हुआ था। इस प्रकार श्री राम का जन्म 3 फरवरी 5,674 ईसा पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, जब शनि उच्च पर था। रामायण में लक्ष्मण ने मूल नक्षत्र में एक धूमकेतु और एक ग्रह की स्थिति का वर्णन किया है। जब वानर सेना लंका की ओर कूच करने के लिए तैयार थी, ये खगोलीय अवलोकन सत्यापन योग्य है। शुक्र ग्रह 22 अगस्त से 3 सितंबर तक 5,635 ईसा पूर्व के आसपास मूल नक्षत्र में था और हेली धूमकेतु ने भी 23 अगस्त 5,635 ईसा पूर्व में मूल नक्षत्र में प्रवेश किया था। 23 अगस्त 5,635 ईसा पूर्व हेली धूमकेतु का अपैरेंट मैग्नीट्यूड 2.14 था। ये 23 अगस्त और 23 सितंबर के बीच 5,635 ईसा पूर्व में सूर्यास्त के बाद नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था, जो कि धीरे धीरे अदृश्य हो गया। होलोसीन के बाद के समुद्र स्तर वृद्धि के अध्ययन के अनुसार श्रीलंका कम से कम 6,200 ईसा पूर्व तक भारतीय प्रायद्वीप से जुड़ा था। अंतिम पल्स मेल्ट वाटर पल्स 1C MWP 1C 6,200 से 5,600 ईसा पूर्व के आसपास घटित हुआ, जिससे 140 वर्षों से भी कम समय में समुद्र के जल स्तर में 6.5 मीटर की वृद्धि हुई। जाहिर है राम सेतु का क्षेत्र MWP 1C के दौरान समुद्र से डूब गया था। शायद नल ने राम सेतु के निर्माण के लिए जमीनी स्तर को अधिकतम 2 मीटर तक ऊंचा उठाया होगा। धनुषकोडी और तलाई मानर के बीच समुद्र जल स्तर मौजूदा स्तर से कम 14 मीटर नीचे होना चाहिए।
इस प्रकार रामायण के युग को 5677 से 5577 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित किया जा सकता है। ऐहोल शिलालेख निर्णायक रूप से महाभारत युद्ध की तारीख को 3162 ईसा पूर्व में स्थापित करता है। वास्तव में भारतीय कालक्रम में जटिल समस्याएं भारतीय प्राचीन संवतों के प्रारंभ में गलत फहमी से उत्पन्न होती हैं। कुर्तकोटी ताम्रपत्र उत्तरी कर्नाटक में शक संवत 530 में अर्थात 9 मई 53 ईसा पूर्व में हुए संपूर्ण सूर्य ग्रहण को संदर्भित करता है, जो निर्णायक रूप से स्थापित करता है कि शक संवत 583 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और शकांत संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। इतिहासकारों ने गलती से इन दो संवतों को मिला दिया, जिसके कारण 660 वर्षों की कालानुक्रमिक त्रुटि हुई। तालगुंडा के प्राणेश्वर मंदिर में पाए गए 2 समकालीन तांबे के प्लेटों में से एक प्लेट को शक संवत में और दूसरी को शकांत संवत में दिनांकित किया गया है। 660 वर्षों की इस त्रुटि के अलावा बाद में जैन इतिहासकारों ने अनजाने में मौर्य राजा चंद्रगुप्त के साथ भद्रबाहु के एक शिष्य उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त की पहचान की, जिसने महावीर को बुद्ध का समकालीन बनाया। वास्तव में बुद्ध ने महावीर निर्वाण के 675 वर्ष पहले निर्वाण प्राप्त किया था। पुराणों और बर्मा के शिलालेखों से स्पष्ट है कि बुद्ध ने 1864 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। लुम्बिनी में हाल की खुदाई और लुम्बिनी में बौद्ध तीर्थ स्थल के केंद्र में स्थित खंदक यानी ट्रेंच C5 से एकत्र किए गए रेडियो कार्बन के नमूने भी 1681 ईसा पूर्व की प्रारंभिक तिथि को दर्शाते हैं। इस प्रकार शक संवत और शकांत संवत के 2 अलग अलग इपॉक्स को एक मानने के कारण और भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त की गलत पहचान के कारण बुद्ध निर्वाण की तिथि में 1380 वर्षों की कालानुक्रमिक त्रुटि आ गई है। वस्तुतः बुद्ध निर्वाण 1864 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आदि शंकराचार्य की पारंपरिक तिथि को सही ठहराती है। वेद वीर आर्य द्वारा किए गए संपूर्ण शोध कार्य को 2 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। The Chronology of India from Manu to Mahabharata, The Chronology of India from Mahabharata to Medieval Era। चूंकि बुद्ध निर्वाण की तिथि में परिवर्तन पूरे विश्व काल क्रम को प्रभावित करता है, इसलिए The Origin of the Christian Era, Fact of Fiction नामक तीसरी पुस्तक में पश्चिमी कालक्रम के मानकों पर चर्चा की गई है। वास्तव में यूरोपीय ईसाई विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से बिना कोई प्रमाण प्रस्तुत किए 1 ईस्वी को ईसा मसीह के जन्म वर्ष के रूप में मान लिया। इसलिए इस पुस्तक में प्रमाणित किया गया है कि ईसाई संवत विश्व काल क्रम के मानक के रूप में स्थापित करने योग्य नहीं है। पश्चिमी कालक्रम को ऑगस्टस के समय तक ईसाई संवत के इपॉक का उल्लेख किए बिना ठीक करने की वास्तविक आवश्यकता है। बेबीलोन में प्राप्त वीनस टैबलेट स्वतंत्र रूप से खगोलीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, लेकिन दुर्भाग्य से विश्व इतिहासकार वीनस टैबलेट की सटीक तारीख को निर्धारित करने में पूर्ण रूप से विफल रहे। वर्तमान शोध कार्य औपचारिक रूप से दावा करता है कि वीनस टैबलेट की डेटिंग की पहेली को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है, जो कि पिछले 150 वर्षों से अनसुलझी थी। इस प्रकार 3 पुस्तकों में प्रस्तुत शोध कार्य न केवल भारत की कालानुक्रमिक समस्याओं का बल्कि विश्व काल क्रम का भी संपूर्ण समाधान प्रदान करता है। वास्तव में प्राचीन भारतीय साहित्य के पुरातन खगोलीय डेटा और खंबात की खाड़ी में द्वारावती के समुद्री पुरातात्विक स्थल निर्णायक रूप से ये इंगित करते हैं कि भारत में ऋषि ब्रह्मा और उनके पुत्र स्वयंभुव मनु के समय से पिछले 16,500 वर्षों से एक सतत कालानुक्रमिक इतिहास है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा ने श्रम साध्य रूप से
वंशावली कालक्रम को संरक्षित किया, लेकिन भारतीय कैलेंडर में समय समय पर बदलाव के कारण ऐतिहासिक कालक्रम कहीं भटक गया था। यह शोध वैज्ञानिक रूप से भारत के कालक्रम को मायासुर के सूर्य सिद्धांत और कृत युगांत के काल को 6778 ईसा पूर्व में शीट एंकर के रूप में फिर से स्थापित करता है। आश्चर्यजनक रूप से हमारी मातृभूमि एकमात्र सबसे प्राचीन निरंतर सभ्यता है जिसकी उत्पत्ति 14,500 ईसा पूर्व में हुई थी। आइए हम अपने गौरवशाली अतीत को पुनः जाने और पहचाने, क्योंकि एक राष्ट्र जो अपने इतिहास से विमुख हो जाता है वो इतिहास नहीं बना सकता।